प्रजातंत्र। प्रश्न 1 है, विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। ए 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण। बी यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण। सी मार्क्सी शिक्षाओं की क्रांति के भय के कारण। डी उपयुक्त सभी कारण। तो उत्तर डी सही है, उपयुक्त सभी कारण। नव शास्त्रीय सिद्धांत के विकास में उपयुक्त सभी कारणों को योगदान दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। ए डेविड ह्यूम ने, जी ब्राइस ने, सी मैकाइवर ने, डी कूले ने। तो उत्तर सी सही है, आर एम मैकाइवर ने कहा है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। प्रश्न नंबर 3, एम एन राय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है। ए उग्र समाजवाद, बी लोकतांत्रिक समाजवाद, सी लोकतांत्रिक साम्यवाद, डी लोकतांत्रिक समाजवाद। तो उत्तर ए सही है, उग्र मानवतावाद। एम एन राय ने भारतीय पुनर्जागरण का प्रसार करना चाहते थे, जिसका उद्देश्य उग्र मानवतावाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ये देश और विदेशी में उग्र मानवतावाद के जनक के रूप में विख्यात हुए। 1921-31 में स्वतंत्र भारत नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। 1949 में इनकी संशोधित नाम रेडिकल ह्यूमनी रख दिया गया। यथा मानवतावाद पूर्ववर्ती और समकालीन सभी विचारकों से भिन्न था। प्रश्न नंबर 4, एम एन राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शब्द निहित है। ए राजनीतिक दलों में, बी लोगों में, सी चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में, डी विशिष्ट वर्ग में। उत्तर बी सही है, लोगों में। एम एन राय ने सच्चे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की कार्यपद्धति को ठुकरा दिया और दल प्रणाली को समाप्त करने की बात कही। सार्वजनिक मामलों में जनसाधारण के आधिकारिक भाग लेना होगा। राय ने इस प्रकार लोकतंत्र को संगठित लोकतंत्र कहा। इस प्रकार के शासन को सर्वोच्च शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति आदेश नहीं देगा, बल्कि शक्ति जनता की स्थानीय समितियों के हाथों में होगी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। तो उत्तर है सी, यानी टाकविले ने। डी टाकविले ने स्वतंत्रता और समानता के सामंजस्य की समस्या पर ध्यान उत्कृष्ट करते हुए लोकतंत्र पर आक्षेप किया है कि उनके अनुसार लोकतंत्र का विस्तार समानता के जितनी बढ़ावा देती है, स्वतंत्रता के लिए उतनी ही बड़ा खतरा पैदा कर देती है। लोकतंत्र बहुमत का शासन स्थापित करता है, जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेता है। प्रश्न नंबर 6, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है। उत्तर है ए सामान्य कल्याण, बी प्राकृतिक समानता, सी राज्य के आधार के रूप में सहमति, डी व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के सांस्कृतिक अधिकार। तो उत्तर बी सही है, प्राकृतिक समानता। रूसो ने अपने प्रसिद्ध कृत्य ए डिस्कवर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनसिविटी में प्राकृतिक समानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की चर्चा की है। उन्होंने 2 प्रकार की विषमताओं की चर्चा की है, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता को रूसो अपरिवर्तनीय मानते हैं तथा परंपरागत विषमता विशेषाधिकार की पोषक है, जिसे समाप्त कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुप्त शव सिद्धांत का आशय है। तो उत्तर ए है, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। प्रजातांत्रिक
संस्कृत के सुषुप्त स्वान सिद्धांत को आमंड और बर्बा ने नागरिकों के शासन के मामले में निम्न सहभागिता के रूप में व्यवस्थापित किया है। यह स्थिति सरकार के बेहद संतोषप्रद रहती है। प्रश्न नंबर 8 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उन कथन का कथन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उन निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो क्षेत्रों के मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। आर है कारण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों को अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। डी सही है, असत्य ये असत्य है परंतु आर सत्य है। स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का निर्माण और उसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व उप क्षेत्रीय और मोहल्लों को सौंपना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य है। इससे न केवल उन क्षेत्रों के बीच बल्कि उसमें निवास करने वाले लोगों के मध्य विषमता कम होती है। इसके साथ ही साथ उन इकाइयों में राजनीतिक सक्रियता विशिष्ट वर्गों तक सिमट कर रह जाती है। दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को आरक्षित स्थान प्राप्त होने के पश्चात भी इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली का नियंत्रण करने में अविभाज्य वर्ग आगे रहा है। प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, किसका कथन है? तो अरस्तू का। अरस्तू ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कहा है। वस्तुतः बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप मध्य वर्ग तंत्र है तथा उसका विकृत स्वरूप लोकतंत्र है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तू ने भीड़तंत्र के अर्थ में किया है, जिसे वह बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है, जिसका अत्याचार राजतंत्र व कुलीन तंत्र से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 10, पार्टी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी अवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तू का है। पार्टी या संवैधानिक जनतंत्र अरस्तू का राज्य का सर्वोत्तम रूप मानता है। इसके शासन सत्ता न तो अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के हाथों में रहता है और न ही बहुसंख्यक निर्धनों के हाथों में। इस प्रकार शासन न तो निर्धनों का शोषण कर सकता है और ना ही धनियों का अत्याचार के लिए सोच सकता है। इसमें किसी भी वर्ग का पूर्ण प्रमुख नहीं रहता, वरन विभिन्न वर्गों के दावों का सम्मिश्रण कर लिया जाता है। इस प्रकार यह अन्य शासन प्रणाली की तुलना में अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवाद सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो उत्तर है हाब्स स्वतंत्रता को सुरक्षित की बहस में व्यक्ति की सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। वह किसी विशिष्ट शासन प्रणाली का विरोधी और समर्थक नहीं है। उसका प्रमुख लक्ष्य शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था जिससे कि व्यक्ति में निहित दुर्गुणों को नियंत्रण किया जा सके। लाक, कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल ने लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से जुड़े हैं। लाक ने उदारवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार कर लोगों को राज्य का विरोधी करने का अधिकार दिया है। मार्क्स इस सिद्धांत से आलोचनात्मक रूप से संबद्ध है, जबकि मिल कुछ संशोधनों के साथ इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। प्रश्न नंबर है 12, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? उत्तर बी है, वेपर ने मिल को विरक्त प्रजातांत्रिकवादी कहा है, क्योंकि मिल का विचार है कि स्वतंत्रता की भांति लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल सच्चे और झूठे लोकतंत्र में विभेद करता है। बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है, क्योंकि यह मनुष्य के बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर को अवहेलना करता है। इसके विपरीत वह जनतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है सच्चा लोकतंत्र है। प्रश्न नंबर 13, 20वीं शताब्दी में 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? उत्तर सी सही है, जयप्रकाश नारायण ने 20वीं शताब्दी के 7वें दशक पूर्वार्ध में प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने चलाया।
जयप्रकाश नारायण ए पिक्चर ऑफ सर्वेडेज सोशल ऑर्डर में लिखा है कि बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं, अतः वे दल विहीन लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करते हैं। 20वीं शताब्दी से 70 के दशक में उन्होंने आंदोलन का उद्देश्य जनसाधारण की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना था। इसी आधार पर उन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवाद प्रजातांत्रिक राज्य का औद्योगिक राज्य बन गया? उत्तर ए सही है। गालब्रेथ J.K. गालब्रेथ ने अपनी महत्वपूर्ण के द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में स्पष्ट लिखा, आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया। प्रश्न नंबर 15, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रतिपादित किया है कि बहुतंत्र पॉलिटी का विस्तृत रूप है। तो उत्तर है लोकतंत्र। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर किया। बहुतंत्र, जिसे अरस्तु मध्य वर्ग तंत्र भी कहता है, का अभिप्राय जनता का शासन का संविधान के अनुरूप चलाना चाहिए। जब इस प्रकार का शासन संविधान का अनुसार नहीं चलाया जाता तो लोकतंत्र का विकृत रूप बन जाता है, जिसे अरस्तु ने भीड़तंत्र के अर्थ में अभिव्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? उत्तर है बी है ट्रूमैन। प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को सामाजिक समूहों के व्यक्तित्व तथा स्वायत्तता को स्वीकार करना चाहिए तथा देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। डेविड ट्रूमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गवर्नमेंटल प्रोसेस में लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक समूहों की पारस्परिक क्रियाशीलता को स्वीकार किया है तथा प्रत्येक व्यवस्था में समूहों के अस्तित्व को अनिवार्य माना है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है सी, लोकतंत्र का कॉर्पोरेट दृष्टिकोण से हेगल। तो सुमेलित क्या है? लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहल ने सही है। लोकतंत्र का अभिजातवादी दृष्टिकोण मोस्का ने। लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंडे सही है। हेगेल ने लोकतंत्र का नहीं अपितु राज्य का कॉर्पोरेट सिद्धांत दिया है। बाद में फासीवादियों ने निगम राज्य की अवधारणा को लागू कर संपूर्ण उत्पादन को राज्य के अधीन कर दिया। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विचारधारा ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो उत्तर है मेडिसन। मेडिसन संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मेडिसन ने प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया, किंतु वर्ग की भांति प्रतिनिधित्व के रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, किंतु रोजमर्रा के कार्यों में प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है। तो लोक कल्याणकारी सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना सबके मन में यह भावना स्पष्ट रूप में प्रकट करती है कि राज्य तो प्रजा पर अपनी नियंत्रण एवं अधिकार रखता है, किंतु प्रजा के कल्याणार्थ एक ऐसा दिशा निर्देश नीति के रूप में सम्मिलित होना चाहिए जिससे परोक्ष रूप से प्रजा का राज्य पर नियंत्रण हो। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रजा राज्य से अपने कल्याण एवं भलाई की अपेक्षा करती है। प्रश्न नंबर 20 है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। उत्तर डी सही है। केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। लोकतंत्र केवल राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि शासन और जीवन की लोकजाई धारणा है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था व्यक्तिवाद में समष्टिवाद की ओर अग्रसर होता है, इसलिए लोकतंत्र में व्यक्ति का महत्व सर्वोपरि है। अतः
कह सकते हैं। लोकतंत्र केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। प्रश्न नंबर 21, लोकतंत्र ऐसा शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इसके हाथों में होती है। तो उत्तर होगा बी, जनता के। प्रश्न नंबर 22, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। तो स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली बाधा है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति से एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा सराहना की जाती है। इसने चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। भारत बहुत बड़ा देश है जिसमें भाषा, संस्कृति एवं धर्म की अनेक विविधताएं एवं हैं। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से अविभाजित राष्ट्र था। हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान रही जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में बाधक तत्व है, जैसे निरक्षरता, गरीबी, दूषित शिक्षा प्रणाली, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, संप्रदायवाद इत्यादि। प्रश्न नंबर 23 है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। तो कौन सा प्रजातंत्र? लोकतांत्रिक गणराज्य, गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारत ने स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 24 है, प्रयुक्त विधायन व्यवस्था में किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो प्रत्योचित विधान का अर्थ है विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका का प्रत्योजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग। इसे प्रत्युक्त विधायन, अधीनस्थ विधायन या सहायक विधायन के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत संसद अपनी कानून निर्माण की सत्ता प्रशासनिक विभागीकरण प्रदान कर और इस शक्ति के आधार पर इन अधिकारियों द्वारा जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उसे ही प्रदत्त विधान कहते हैं। चूंकि प्रश्न में दिए गए विकल्प में जन पदाधिकारी वर्ग के निर्वाचन तथा नियुक्त दोनों पदाधिकारी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 25, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात का कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना लगता है मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। तो उत्तर है वर्न्स का, CD वर्न्स का। यद्यपि लोकतंत्र के व्यवहारवादी स्वरूप की कुछ कमियां हैं, लेकिन इन्हें दूर करके इसे और कार्यकुशल बनाया जा सकता है। इसकी जगह पुरानी व्यवस्था, राजतंत्र या अधीनतंत्र अपना लेना मूर्खता होगी। इस संदर्भ में CD वर्न्स ने लिखा है कि इस बात पर कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने का लगना मूर्खता होगी। इसकी कल्पना चाहे जितनी भी मधुर क्यों ना हो। इस प्रकार अल्फ्रेड स्मिथ ने लिखा है कि लोकतंत्र में सभी रोगों का निदान और अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही हो सकता है। वर्न्स ने सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने का एक पद्धति या आत्म शिक्षा ही सबसे अच्छा शिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासक शासन है जो लोकतंत्र है। जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल उन लोगों के प्रति जिसमें हम सहमत हो बल्कि उसके प्रति भी जिसमें हम असहमत हो। महात्मा गांधी लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है रॉबर्ट मिशेल ने। गुटतंत्र का लौह नियम जर्मनी समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल द्वारा वर्ष 1911 में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स पार्टीज में दिया। मिशेल्स ने लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुटतंत्र की संज्ञा दी। इसके अनुसार किसी भी तरह का मानव संगठन का स्थापित कर देने पर इसका नियंत्रण अंततः एक छोटे से गुट के हाथों में आ जाता है और यह बात लोकतांत्रिक प्रणाली पर लागू होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में इटली के समाजशास्त्री पैरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों की संरचना का सिद्धांत दिया है। सी राइट्स मिल्स ने अपनी कृति पावर इटली में अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन किया है। उनके अनुसार 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं: सैन्य बल अभिजन, राजनीतिक वर्ग अभिजन, औद्योगिक वर्ग अभिजन।
निम्न में से कौन सा एक चिंतन विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? तो उत्तर है डी सभी तीन, परेटो, मोसाका और मीचिल। प्रश्न नंबर 28 है, पैरोटो के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर है सी, इसमें साम्राज्यवाद की प्रशंसा की है, यह कथन सही नहीं है। तो सही क्या है? वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता, उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना, उसने अभिजन वर्ग के संरचना संचरण की बात की है। पैरोटो ने साम्राज्यवाद की निंदा की, उसने मुक्त समाज के लिए अभिशाप माना है। प्लेटो, हीगल और मार्क्स की आलोचना वह इस आधार पर करता है कि तीनों ने समाज की समग्र व्याख्या करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के लक्ष्यों और सिद्धांतों का समर्थन किया। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो उत्तर है सी, टेलीरैड के अनुसार लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है। उन्होंने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों की कुलीन तंत्र भी कहा है। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र भीड़तंत्र या मूर्खता तंत्र के विकृत अवस्था है। कार्लवाइन के अनुसार लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। लूडोविसी के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। वाल्टर बेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। एंथनी के अनुसार लोकतंत्र में भावनात्मक एवं बहुमत अधिकता देखी जाती है। निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो उत्तर है टी.वी. स्मिथ ने। टी.वी. स्मिथ लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके अतिरिक्त मैकाइवर ने भी लोकतंत्र को एक जीवित पद्धति के रूप में परिभाषित करते हैं। ऑस्टिन डाइसी, लवेज ब्राइस आदि विचारक ने लोकतंत्र को सरकार के निर्वाचन की पद्धति के रूप में देखते हैं। लोकतंत्र चयन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा लोक निर्णय लिया जाते हैं। लोकतंत्र में कोई या शिकायत नहीं कर सकता, उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। प्रश्न नंबर 31 है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठित देता है? तो उत्तर डी सही है, क्रांतिकारी सिद्धांत। प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रतिष्ठा देता है। रूसो ने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है। रूसो के अनुसार जनता केवल निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली पर विशिष्ट है। प्रश्न नंबर 32, किसने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? उत्तर है गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट ने कहा है सार्वभौमिक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि सार्वभौमिक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। विभिन्न देशों में वयस्क मताधिकार की आयु निम्नलिखित है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। फ्रांस में, जर्मनी में वयस्क मताधिकार की आयु 20 वर्ष है। डेनमार्क तथा जापान में वयस्क मताधिकार की आयु 25 वर्ष। नॉर्वे में वयस्क मताधिकार की आयु 23 वर्ष है। प्रश्न नंबर 33, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्य सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन का कथन है सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वास्तव में लोकतंत्र ऐसे शासन पद्धति में जो सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव से शासन प्रक्रिया में बराबर हिस्सा देता है। सीले ने कहा लोकतंत्र का वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। अब्राहम लिंकन, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन है। और डाइसी, लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसे जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। प्रश्न नंबर 34, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। प्रश्न नंबर 35, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह किसका है? तो यह जे.एस. मिल का कथन है। मिल का कथन मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। जे.एस. मिल का विचार है शिक्षित और योग्य व्यक्तियों के अज्ञानी एवं मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बहुल मत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि इसी प्रकार का विचार सीजविक ने भी दिया है। जे.एस. मिल के निर्वाचन के संबंध लिखा है कि मिल ने लिंग के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया और महिला मताधिकार की वकालत की है। मिल के अनुसार मताधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो निश्चित शैक्षिक योग्यता रखते हों। मिल ने गुप्त
मतदान का विरोध किया तथा खुले मतदान को उचित ठहराया है। मिल के अनुसार संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए द्विसदनीय संसद उपयोगी होता है। ज्ञातव्य है बेंथम एक व्यक्ति एक मत का समर्थक था। उसने कहा प्रजातंत्र ऐसी शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होनी चाहिए। उत्तर है सीले ने। सीले के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। लोकतंत्र के विषय में सीले ने यह परिभाषा डायसी की लोकतांत्रिक संबंधित परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि डायसी लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि सीले प्रत्येक व्यक्ति को भागीदारी को लोकतंत्र की विशेषता। प्रश्न 37 है किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो उत्तर है सीले। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता से भावना से भी वह भ्रष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट हो जाता है, साथ ही अति समानता से भावना से भी वह नष्ट हो जाता है। क्योंकि गैटिल का कथन है क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित तथा उसे न्याय की वृद्धि होना संभव है, तो जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों को में एक है। जे एसमिल ने कहा लोकतंत्र लोगों के देशभक्ति को बढ़ावा देता क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं को उत्पन्न हुई वस्तु है जो आधिकारिक अनेक स्वामी न होकर सेवक है। लावेल ने कहा है कि अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है जो मनुष्य के नैतिक उद्योग साहस और आत्मबोध का पवित्रता से दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासक है। प्रश्न नंबर 39 में है मिलान करना। सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट ए डहल का है। पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन का। बहुल लोकतंत्र अरस्तु का है और शास्त्रीय लोकतंत्र जॉन लॉक का है। प्रश्न नंबर 40 निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के प्रतिपादित किया? मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो उत्तर है बी शक्ति पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के तीनों अंगों के शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अभाव में नागरिकों की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी और निरंकुश शासन की स्थापना होगी जो कि मानव विकास के लिए घातक होगी। ये शक्तियाँ हैं विधि का निर्माण करने की, विधायी विधि के कारण की कार्यपालिका संबंध तथा न्याय करने की कार्यपालिका संबंधित। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो उत्तर ए सही है जनता में। प्रजातंत्र एक ऐसा शासन पद्धति है जिसमें जनता के हाथों में अंतिम व निर्णायक शक्ति होती है। वह प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की चार पूर्व शर्तें क्रमशः राजनीतिक सचेतता है, राजनीतिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, नैतिक व उच्च चरित्र है। मिल के अनुसार लोकतंत्र के तीन मुख्य आवश्यकता क्रमशः उत्साह की आवश्यकता है, संरक्षण की तत्परता, कर्तव्य निर्वहन की भावना। प्रश्न नंबर 42 है निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो उत्तर ए है न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधेयिका के प्रति। यह अभिलक्षण नहीं है। लोकतंत्र के आवश्यक अभिलक्षणों में न्यायपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह होना शामिल नहीं है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सरकार के तीनों अंगों के भी संवैधानिक रूप से शक्तियां का विभाजन कर दिया जाता है, अतः न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये सब स्वतंत्र होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में आवश्यक अभिलक्षण है। प्रश्न नंबर 43 राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? तो उत्तर है ए लोकतंत्र में। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र में होती है क्योंकि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। सभी व्यक्तियों को मताधिकार राजनीतिक समानता का सूचक है तथा कानून के समक्ष सबकी समानता भी लोकतंत्र का मूल्य। वर्तमान समय में लोकतंत्र राजनीतिक समानता के आगे बढ़कर आर्थिक एवं सामाजिक समानता की ओर अग्रसर है। प्रश्न नंबर 44 राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है? तो उत्तर सी सही है। राजनीतिक दल, विधान पालिका, संविधान।
लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। ये राजनीतिक प्रतिनिधि देश की जनता के लिए नियम एवं कानून का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने तथा सार्वजनिक पद पर प्राप्त करने हेतु चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। अतः एक उदार राजनीतिक प्रणाली में व्यक्ति एवं राजनीतिक प्रतिनिधि राजनीतिक दल, विधायिका, संसद तथा संविधान सभा द्वारा सुनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर 45, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो उत्तर होगा बी, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। वर्तमान उदार लोकतंत्र का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि वह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। उपयोगितावादी विचिंतक बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इनके अतिरिक्त उदार लोकतंत्र में विशेषताओं को एलन बल ने दिया है। एक ऐसे अधिक राजनीतिक दल, उनके मध्य प्रतिस्पर्धा, उचित प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक पदों का सामना, दाव, खुली राजनीतिक भर्ती, दबाव एवं शैक्षिक समूहों के उपस्थित नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया। प्रश्न नंबर 46, भाषण की स्वतंत्रता के शासन के लिए आवश्यक है। तो उत्तर ए सही है। लोकतंत्र, भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र में व्यक्तियों को राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, एक एवं शासन की आलोचना करने का अधिकार अंतर्निहित है तथा नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति का, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल व अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान, आवागमन, व्यापार व्यवसाय, सीमित यात्रा, संपत्ति के स्वतंत्रता आदि आते हैं। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित कौन सा दल पद्धति लोकतंत्र में स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उत्तर होगा डी, द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय दल पद्धति में लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त होता है। द्विदलीय दल पद्धति केंद्रीकृत होती है तथा इसमें कुल क्षेत्र जनों की आगे बढ़ने के स्थान पर व्यक्तिगत गुण अधिक मायने रखता है। प्रायः देखा जाता है कि इस दल पद्धति में पार्टियां चुनाव के समय ही सक्रिय होती हैं तथा वह एक बार सरकार गठन हो जाने के बाद वह अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा कर लेती हैं। स्थायित्व बना रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्थायित्व का कारण द्विदलीय दल पद्धति है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो उत्तर है डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड में 5 कैंटन प्रचलित व्यवस्था है जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों में जनमत संग्रह, अप्रत्याहन, आरंभन, लोक सभाएं आदि है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता को अपने शासकों को वापस बुलाने का अधिकार तथा विधि निर्माण पर अपनी राय देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो उत्तर है सी, दबाव समूह, जनमत संग्रह उपक्रम और लैंडसजीमेंट ये सब है। तो उत्तर दबाव समूह प्रायः प्रतिनिधित्वात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता होती है। दबाव समूह का ऐसा माध्यम जिसके द्वारा समान हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों में प्रभावित रहने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त जनमत संग्रह उपक्रम, प्रत्यावाहन, आरंभन, लोक सभाएं आदि प्रत्यक्षता लोकतंत्र के उपकरण हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में पाई जाने वाली शासन प्रणाली है। प्राचीन काल में यह ग्रीक नगर राज्यों में पाई जाती थी। फ्रांस जाना जाता है। तो उत्तर सी सही है। बहुलवादी व्यवस्था के लिए फ्रांस बहुलवादी व्यवस्था के लिए जाना जाता है।
किसी राज्य में दो या दो से अधिक दलों का अस्तित्व बहुलवादी व्यवस्था के लिए जाना जाता। चौथे गणराज्य के अंतर्गत फ्रांस के बहुलवादी व्यवस्था के कारण लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा। प्रश्न नंबर 51 है, लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? प्रश्न उत्तर है सी, दबाव समूह का। लोकतंत्र में दबाव समूह का वर्णन हितों की मुखरित करने वाले अभिकरण के रूप में किया जाता है। समूह सदा सुनिश्चित या स्पष्ट हितों पर आधारित होता है। हित चेतन व भत्ते की वृद्धि करने के, वस्तुओं के मूल्य में बढ़ाने, किसी विशेष भाषा या संस्कृति का संरक्षण करने जैसे कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से किसी एक आधुनिक लोकतंत्र के अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? तो उत्तर है बी, दबाव समूह का। आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य सरकार या दबाव समूह को कहा जाता है। अदृश्य सरकार कहा जाता है। दबाव समूह को एक प्रकार से अनौपचारिक संगठन है जो अपने हितों की पूर्ति हेतु राजनीति का प्रभावित करता है। प्रश्न 53, इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक वर्ग कार्य नहीं है? तो उत्तर ए सही है, वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। गुप्त रूप से जनता की सेवा करना राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य लोकमत का निर्माण करना, चुनावों का संचालन करना, सरकार का निर्माण करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, जनता व शासन के मध्य संबंध स्थापित करना, शासन सत्ता को मर्यादित रखना तथा सरकार के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय व सामंजस्य स्थापित करना आदि है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। ए, प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं। बी, राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। सी, जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। उपयुक्त में सभी असत्य हैं। उपयुक्त में सभी सत्य हैं। उपयुक्त में सभी सत्य हैं मतलब किसके लिए सत्य हैं? लोकतंत्र के लिए सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 55, औपचारिक प्रशिक्षण के लिए निम्न वर्गों में से किसको विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण। औपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रत्येक पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि सभी आते हैं। किसी भी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था में नियुक्ति होने के बाद प्रशिक्षण के नियतकालीन का चरणों से गुजरना पड़ता है। यह प्रशिक्षण भर्ती के आरंभिक चरण से शुरू होकर सेवाकाल के दौरान तक चलता है। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा की नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 56 में जनमत निर्माण के साधन है तो प्रेस भी जनमत निर्माण का साधन है। राजनीतिक दल भी और दूरदर्शन भी जनमत निर्माण के साधन है। जनमत या लोकमत का निर्माण करने वाले साधनों में परिवार, धर्म, धार्मिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं, संप्रेषण संचार के माध्यम प्रेस व दूरदर्शन, राजनीतिक दल व दबाव समूह, व्यवस्थापिका सभाएं, सार्वजनिक मंच आदि। ये लावेल के अनुसार जनमत का लोकमत के विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित वह विचार है जिसका लक्ष्य जाति अथवा वर्ग विशेष का हित ना होकर संपूर्ण समाज का हित होता है। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से किस देश में सार्वभौमिक राजतंत्र है? तो सार्वभौमिक राजतंत्र ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में सार्वभौमिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में संसद में 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स तथा हाउस ऑफ लॉर्ड। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड अस्थायी और उच्च सदन है जिसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राजा करता है। इस कथन में 90% सदस्य वंशानुगत होते हैं। राजा औपचारिक प्रधान होता है तथा वास्तविक शक्ति क्राउन में निहित होता है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र होते हुए भी संसद सर्वोच्च है। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है लेकिन भारत में संवैधानिक गणतंत्र है अर्थात भारत में औपचारिक प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है।
प्रश्न नंबर 58, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? उत्तर है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष तरीके से शासन का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपक्रम और विधियां अपनाई जाती हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में हर्षना ने कहा है कि युद्ध के रूप में लोकतांत्रिक शासन का वह शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाही या प्रतिनिधियों के प्रभुत्व का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे देशों में भी संभव हो सकती है। प्रश्न 59, स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यह पाई जाती है तो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश तो स्विट्जरलैंड है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? तो यह उपयुक्त में सभी जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, आरंभक उपयुक्त में सभी सही है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णायक निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। जनमत संग्रह, पहला आरंभक तथा प्लेबिसाइट और वापस बुलाना प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है। प्रश्न 62 है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। भारत में जनतंत्र और भारतीय संविधान में लागू किए जाने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। नेपाल में वर्ष 1990 तक राजतंत्र तथा 1990 के बाद संवैधानिक राजतंत्र कायम रहा। वर्ष 2008 में नेपाली अधिकारियों के रूप में संघीय लोकतंत्र गणतंत्र नेपाल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में नेपाल संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण कर रहा सोवियत संघ, जिसका आधिकारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था। सर्वाधिकारवादी शासन पद्धति प्रचलित थी। ईरान वर्ष 1979 में ईरानियों का इस्लामिक गणराज्य के रूप जाना जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्तर होगा सी, यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता, तो यही उत्तर सही नहीं है। निर्णय लेना वास्तव में समस्याओं का विवादों को समाधान की एक प्रक्रिया है। इसमें सर्वोत्तम विकल्पों का चयन किया जाता है। फिर विकल्पों का विश्लेषण व मूल्यांकन करके उसमें से सर्वोत्तम विकल्प चुना जाता है। इसमें निर्णय लेने वाले व्यक्ति को विवेक की स्वतंत्रता होती है। योजनाओं व नीतियों का सही चुनाव करना भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में टैरी के अनुसार 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुन लेना ही निर्णय लेना है। प्रश्न नंबर 64, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पद्धति है, तो ए वाला सही है। प्रत्यावाहन लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी में व्यवस्था स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्रमशः जनमत संग्रह, प्रत्यावाहन, परिप्रेक्ष्य या उपक्रम है, जिसमें यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि का अधिकारी का व्यवहार संतोषजनक नहीं लगता तो नागरिक उन्हें अपने पद से हटाकर उसकी जगह प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्यावाहन या रिकॉल कहलाता है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में किसी भी कानून के निर्माण के लिए जनमत संग्रह की मदद ली जाती है। प्रश्न 65 है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा है। यह कथन किसका है? तो भी सही है, गार्नर का। उपयुक्त कथन गार्नर का है। गार्नर ने द्विसदनीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसमें
प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगती है। साथ ही साथ आविचारपूर्ण कानून के निर्माण में भी रोक लगती है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तथा कानून के अत्याचार की सुरक्षा प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में गार्नर ने कहा है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा है। ब्लंटस्ली ने कहा है कि 2 आँखों की अपेक्षा 4 आँखें सदा अच्छा हो देखती है, विशेषतः जब किसी विषय पर विभिन्नता दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक हो। लॉर्ड एलन ने तो दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना है। प्रश्न नंबर 66 नीचे दी गए वक्तव्य में कथन और कारक है। राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करता है। आर है, सत्ता विकेंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है। ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं है।